हेलो एवरीवन, वेलकम टू पायल अकेडमी। पायल अकेडमी पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया ही होंगे। चलिए, आज हम पायल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। यह है आर्थिक समीक्षा का। आर्थिक समीक्षा का अगर आप आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही होगा कितनी है। चाहे प्रीलिम्स के देखें या मेंस का देखें, हर पर्सपेक्टिव से आर्थिक समीक्षा की इंपॉर्टेंस है। प्रीलिम्स में लगभग आरपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आर्थिक समीक्षा में हमें प्राप्त होते हैं। और मेंस में जो आरएस की इकोनॉमिक्स आती है, जो पोर्शन आता है राजस्थान से रिलेटेड, उसका पूरा का पूरा सिलेबस A to Z आपका आर्थिक समीक्षा से कवर हो जाएगा। तो आज हम अपने इस सेशन के जरिए, चाहे आरएस प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों के नज़रिए से इसका पूरा अध्ययन करेंगे, ताकि हमें पता रहे कि चाहे प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आर्थिक समीक्षा से, वो हम सॉल्व कर सकें। और मेंस में भी आ गया तो सिनॉप्सिस कैसे बनानी चाहिए क्वेश्चन की, वो मैं आपको बताती चली जाऊंगी इसके अकॉर्डिंग, तो उसको भी कंप्लीट करते चले जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्थिक समीक्षा है वो होती क्या है। आर्थिक समीक्षा किसी भी सरकार का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। किसी भी सरकार का, जैसे हमारी यहाँ हम स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो राज्य सरकार जारी करती है, और अगर भारत सरकार की तरफ से देखें तो वहाँ पे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो आर्थिक समीक्षा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्थिक समीक्षा जारी किसके द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा आ सकता है। तो ये जारी की जाती है आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय। प्लीज़ आप नोट कर लीजिए इसको, और अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो जो पायल अकेडमी का ऐप है ना, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे इसका सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है, ये आप याद कर लीजिए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी हो सकता है कि राज्य सरकार में आर्थिक समीक्षा किसके द्वारा जारी की जाती है, तो आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी की जाती है। अब आर्थिक समीक्षा होती क्या है? तो आर्थिक समीक्षा मैंने जैसे बताया कि किसी भी सरकार का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कैसे? जैसे राज्य की जीडीपी कितनी है, और जीडीपी राज्य का आर्थिक डेवलपमेंट कितना हुआ है। किसी भी सेक्टर का, जैसे सर्विस सेक्टर का देख लें हम, इंडस्ट्री का देख लें, या एग्रीकल्चर का देख लें, तो इन तीनों क्षेत्र है, इनमें ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हुआ है, इन सब के बारे में हमें जानकारी एक वित्त वर्ष के दौरान राज्य के आर्थिक विकास की जानकारी हमें जिससे मिलती है वो आर्थिक समीक्षा है। अब मैंने वित्त वर्ष का नाम लिया तो मैं आपको बता दूं कि वित्त वर्ष डिफाइन होता है, ऐसे नहीं हम कोई सी अवधि ले ले और उसको वित्त वर्ष बोलते हैं। वित्त वर्ष सरकार के द्वारा डिसाइड किया गया 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। आपको ये नॉर्मल पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू में भी हमें जैसे सीधे सीधे बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वित्त वर्ष किसको बोलते हैं, तो ये नॉर्मल से ये जनरल नॉलेज है, हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है गाइस, और मैं आपको ये बता दूं कि आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट से पहले जारी की जाती है। बजट से पहले। अब बजट, आपको ऐसे लग रहा हो कि बजट क्या होता है और आर्थिक समीक्षा क्या होती है, तो बजट तो होता है वो हमेशा आगामी वर्ष का होता है। ठीक है, आगामी वर्ष कैसे? जैसे अभी आर्थिक समीक्षा देखिए गत वर्ष की होती है, 2021 है वो निकल चुका है। गत वर्ष की होती है जब 21-22 में राज्य का कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, सरकार द्वारा जो योजना बजट में प्रावधान किया गया था उस प्रावधान के अकॉर्डिंग योजना कितने प्रभावशाली तरीके से लागू हुई, उसका इफेक्ट कितना हुआ इकोनॉमी पे, इन सब के बारे में जब आर्थिक समीक्षा से सरकार को पता चल जाता है तो भविष्य की योजनाएं तैयार करती है सरकार भी। इस सेक्टर में हमें इतना खर्च करना है और इस सेक्टर में हमें इतना खर्च करना है। तो भविष्य का जैसे बजट हो गया अपना 2022-23 का होगा। अब 2022 चल रहा है ना, तो 2023 तक देखेंगे ये 2022-23 से। तो बजट हमेशा आगामी वर्ष का होता है और आर्थिक समीक्षा हमेशा गत वर्ष की होती है, और इसी के आधार पर सरकार ओवरऑल बजट तैयार करती है अपना, ताकि भविष्य में जो योजना है या किसी भी सेक्टर है बीच में सरकार के द्वारा बजट अलोकेशन इस हिसाब से किया जाए कि उस क्षेत्र का ओवरऑल डेवलपमेंट हम कर सकें। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के बारे में जानने के बाद चलो गाइस हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
राजस्थान के जो इकोनॉमिक सर्वे दिया हुआ है उसमें राजस्थान एक नज़र में बताया हुआ है। तो चले हम भी इसका अध्ययन कर लेते हैं कि राजस्थान एक नज़र में किस हिसाब से बताया हुआ है। ये मोटे मोटे फैक्ट यहाँ पे दिए हुए, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे दिया हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, देश का सबसे बड़ा राज्य है, ये हमें पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वैसे ये तो बहुत ही जनरल नॉलेज है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में तो पता है ही। पहले एमपी हुआ करता था, ठीक है, एमपी हुआ करता था, अब राजस्थान हो गया। पॉपुलेशन के नज़रिए से देखें तो यूपी सबसे ज़्यादा बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन के नज़रिए से। और भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ पे आप देख लो कि भौगोलिक क्षेत्रफल राज्य का 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। और ये देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। आपको ये एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन उसमें आ सकता है प्रीलिम्स में, आपको है ना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 10.41% है। और आरपीएससी का ना ये हैबिट रही है कि सीधे सीधे आपसे पूछ लेंगे 10.41, 11%, 12.5, 9.45, तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, हमने तो एग्जैक्ट डेटा याद ही नहीं किया था, तो वहाँ पे आइडिया नहीं चलेगा ना। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि एग्जैक्ट डेटा ही आपको करना है। अब देश की कुल जनसंख्या का देखें तो देश के ये भी पूछ सकते हैं कि 5.66% राज्य में निवास करता है, ठीक है, ये भी डेटा याद कर लीजिए। आकृति देखें तो राज्य की समचतुर्भुज है, इस हिसाब से मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इस हिसाब से ये हो गया ना समचतुर्भुज। इसका रीजन क्या है मैं बताऊँ क्या आपको? इसका रीजन है कि पश्चिम से लेके पूर्व तक देखें हम राज्य तो 869 किलोमीटर ये इसका विस्तार है। और अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो 826 किलोमीटर ही इसका विस्तार है। तो 826 और 869 में आपको ही पता है कि कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस चक्कर में एक राज्य की जो ये आकृति हो गई वो समचतुर्भुज हो गई। हालांकि बेसिक जनरल नॉलेज है तो इनसे क्वेश्चन आने की थोड़ी कम ही संभावना है, फिर भी क्या पता सीधा पूछ ले पश्चिम से पूर्व की ओर राज्य का विस्तार कितना है, तो 869 थोड़ा आपको पता होना चाहिए। सीमा देखें तो सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में पंजाब और हरियाणा से लगती है। उत्तर जैसे यहाँ पे आपको पता है ये उत्तर हो गया और ये उत्तर पूर्व हो गया, तो यहाँ पे पंजाब की लगती है और यहाँ पे हरियाणा की लगती है, हरियाणा की। और यहाँ पे आपको पता है कि धौलपुर और भरतपुर हो जाएंगे तो इनके साथ यूपी की लगेगी, यूपी की। और एमपी की यहाँ पे लगेगी, एमपी की सबसे ज़्यादा लगती है राजस्थान के साथ। और इधर देखें हम तो दक्षिण और पश्चिम में गुजरात की लग जाएगी, गुजरात के। और इधर देखें तो ये है ना जो उत्तर पश्चिम में, इसमें पाकिस्तान की लगती है 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर लगेगी पाकिस्तान के साथ। और ये तो पूछा जा सकता है, पहले इसका पेड क्वेश्चन होता था आरपीएससी का कि पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है। हालांकि आजकल पूछना बंद कर दिया, यूपीसी के पैटर्न की तरफ जा रही है आरपीएससी भी। तो पाकिस्तान के साथ 4 जिलों की सीमा लगती है, आपको जैसे पता ही होगा। 4 जिलों के किसके साथ? बाड़मेर के साथ लगेगी, एक तो बाड़मेर के साथ, और एक जैसलमेर के साथ, एक बीकानेर के साथ और एक श्रीगंगानगर के साथ। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखें जनसांख्यिकी प्रोफाइल। देखें जनसांख्यिकी प्रोफाइल से मतलब क्या होता है कि जैसे राज्य की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसमें महिलाएं कितनी हैं, उसमें पुरुष कितने हैं, लिंगानुपात कितना है, साक्षरता दर कितनी है, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, भौगोलिक क्षेत्रफल का जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रफल भारत का तो है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान का 3,42,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है गाइस, ये तो आप हम पढ़ ही चुके हैं। अभी 10.41% है टोटल देश के जो भौगोलिक क्षेत्रफल का ना। यहाँ जनसंख्या की हम बात करें, जनसंख्या 2011 की जनगणना के हिसाब से आपको पता है कोविड के चक्कर में ये 2021 की जो जनगणना थी वो हो नहीं पाई थी, वरना अब तक 2021 के आंकड़े हम याद कर रहे होते। और शायद जब तक आरएस प्रीलिम्स का एग्जाम होगा ना
तब तक जनगणना के आंकड़े तब तक तो शायद मुश्किल से ही आ पाए, तो अगर आ पाए तो हम फिर से उनको रिवाइज कर लेंगे और याद कर लेंगे। भारत की देखें तो 121 करोड़ है, ये तो आपको पता ही होगा, और राजस्थान की 6.85 करोड़ है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है ना, पता है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं राजस्थान की पॉपुलेशन कितनी है, तो एक बेसिक अपने को पता होना चाहिए। अगर मेंस में भी अगर पॉपुलेशन डेमोग्राफिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो 6.85 करोड़ है, ये बेसिक का आंकड़ा आपको लिखने की ज़रूरत है। 1 सेकंड गाइस, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। अब हम लिंगानुपात की बात करें। लिंगानुपात क्या होता है? 2011 की जनगणना के हिसाब से, जैसे मैं बता दूं कि 1000 अगर पुरुष हुए तो इन 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हुए, तो वो आंकड़ा होता है। जैसे भारत में देखें तो भारत में 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं हैं, है ना। अगर 1000 पुरुष है तो महिलाएं 943 ही है। राजस्थान में देखें तो 1000 पुरुषों के पीछे 928 महिलाएं हैं। ये 928 अपने राज्य का देखिए कम ही है, भारत के नज़रिए से देखें तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एक स्टेटमेंट के, जैसे आजकल चल रही है आरपीएससी के क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो भारत के लिंगानुपात से कम है। तो हाँ, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सही स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं आरपीएससी निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो ये बहुत ही हम सबकी आदत रहती है कि एक्चुअल में हम देखते हैं कि सही पूछा होगा कि कौन सा सही है, गलत के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं। तो जब भी सॉरी गाइस, तो जब भी हम पढ़ते हैं ना क्वेश्चन, तो वहाँ पे आप ध्यान से पढ़ना कि इसमें सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है, और उसे मार्क कर लीजिए कि सही पूछा है कि गलत पूछा है। इससे क्वेश्चन गलत होने की कम संभावना हो जाती है। तो वहाँ पे आप मार्क कर लेना कि गलत पूछा है, तो गलत किस हिसाब से पूछेंगे कि राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो भारत के लिंगानुपात से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना, क्योंकि भारत का ज़्यादा 943 और राजस्थान का है वो तो 928 ही है। चलिए आगे चलते हैं। अब राजस्थान के भौतिक आधारभूत संरचना के बारे में हम बात करते हैं। भौतिक आधारभूत संरचना, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे तो जैसे भौतिक आधारभूत संरचना है वो किसी भी स्टेट है या किसी भी कंट्री है, इसके डेवलपमेंट का जो मूल आधार होता है वो आधारभूत संरचना ही होती है। चाहे वो पानी हो, बिजली हो, या श्रम शक्ति हो, रोड हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी राज्य के टोटल अगर डेवलपमेंट की बात करें तो यही होती है। तभी सरकारें हैं इनके विकास पर अधिक ध्यान देने की बात करती है। भारत को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मत याद के रखें। राजस्थान की देखें तो राजस्थान की 23,321 ये आपकी विद्युत क्षमता, स्थापित विद्युत क्षमता मेगावाट में, ये ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में कि राज्य की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है। जैसे ये दिसंबर 2000 अभी 22 चल रहा है ना, तो 21 तक पूछेंगे, दिसंबर 2021 तक राज्य में स्थापित विद्युत क्षमता आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितनी है, तो 23,321 है। आप ये डेटा याद रखिए। अगर सड़क घनत्व की बात करें हम, तो सड़क घनत्व प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर होता है। भारत में सड़क घनत्व 161.71 किलोमीटर है, और राजस्थान की देखें तो 79.76 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपसे ना वैसे आने के चांसेस प्रीलिम्स में तो क्या पता पूछ भी ले, तो आप डेटा तो याद रखिए, 79.76 किलोमीटर राज्य का आने के ज़्यादा चांसेस है। और इससे ज़्यादा चांसेस क्या है कि मेंस में जैसे ना क्वेश्चन आया था, शायद मेंस 2016 में आया था, 16 था या 13 था, ये मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट में। उसमें क्वेश्चन क्या आया था कि राज्य में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर एक लघु लेख लिखे, 5 नंबर में आया था।
5 में आया था ये, ठीक है ना। 5 नंबर में लघु लेख लिखना था, तो लघु लेख लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा ये कंपेयर करते हुए लिखेंगे ना। तो भारत का सड़क घनत्व तो 161.71 किलोमीटर है, जबकि राज्य का सड़क घनत्व तो 79.76 किलोमीटर है। और इसके अलावा लगभग 2 लाख जो एग्जैक्ट डेटा है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते चले जाएंगे। एग्जैक्ट डेटा क्या है, इतने किलोमीटर सड़कें राज्य में बिछी हुई है, इसमें इतनी डामर सड़कें, इतनी जिला सड़कें हैं, ये करके। तो एक तरीके से लघु लेख पूछा है तो हम सोचते हैं कि डेटा कहाँ पे काम आएंगे, तो डेटा वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, और प्रीलिम्स में तो काम आएंगे, वो आएंगे ही, ठीक है। अब हम डाक और दूरसंचार की बात करें। डाक और दूरसंचार जैसे डाकघर है, भारत में कितने हैं, राजस्थान में कितने हैं, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा दूरसंचार ग्राहक कितने हैं, करोड़ में है, ये देख लेते हैं। भारत के 120.12 करोड़ और राजस्थान के 6.68 करोड़ है, ठीक है। दूरसंचार से रिलेटेड आजकल आपको ही पता है डिजिटलाइजेशन हो जा रहा है, तो कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए आपको तो थोड़ा वहाँ पे लिखने के काम आएगा। तो 6.68 करोड़ डेटा याद करने में कोई दिक्कत भी नहीं है, क्यों हमें पता है 6.85 करोड़ तो अपनी पॉपुलेशन ही है, तो 6.68 करोड़ है जो दूरसंचार ग्राहक है, तो कहीं पे लिखना हो तो काम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सामाजिक संकेतक पर चलते हैं। सामाजिक संकेतक क्या कहते हैं भाई हमें, सामाजिक संकेतक जैसे साक्षरता दर की बात करते हैं हम। साक्षरता दर प्रतिशत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर देखते हैं तो भारत की साक्षरता दर 73% है। जब अपना देश आज़ाद हुआ था ना, आपको पता है कितनी साक्षरता दर थी, सिर्फ 18% थे, ठीक है। हालांकि साक्षरता दर कोई 100% हम अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं, 73% है। और राजस्थान की देखिए तो 66.1% है। हालांकि महिला और पुरुष कितने हैं वो हम या तो इसमें सर्वे में दिया होगा तो हम कर लेंगे, और नहीं होगा तो जो ज्योग्राफी की क्लास होती है उसमें ही होंगे, तो वहाँ पे आपको करवा दिया जाएगा, या फिर करंट में हो जाएगा ये, ठीक है। तो एक गाइस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है जैसे कि साक्षरता दर और शिक्षा में, एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन था कि साक्षरता दर होती है ना, वो तो होती है कि जब 7th क्लास तक कोई पढ़ा हुआ होता है और जिसको अक्षर ज्ञान होता है, अक्षर ज्ञान, ठीक है ना, अक्षर ज्ञान, वो तो माना जाएगा साक्षर, ठीक है। और एजुकेशन किसे कहते हैं, आपको ही पता है कि एजुकेशन का मीनिंग बहुत वाइड है। व्यक्ति का जब ओवरऑल अगर व्यक्तित्व का डेवलपमेंट जिससे होता है, व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग आती है, किसी विषय पे अपने व्यू रखना शुरू कर देता है अपने, तो वो सब एजुकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो भारत की तो अभी लिटरेसी रेट ही 73% हुई है, तो एजुकेशन रेट तो 100% जाने में हमें पता है अभी टाइम लगेगा, तो चलो धीरे धीरे पहुंच भी जाएंगे। अभी लिटरेसी रेट 73 हो गई है तो एजुकेशन रेट भी साथ में बढ़ती जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। जन्म दर देखिए तो प्रति 1000 जनसंख्या पे देखते हैं हम जन्म दर। जन्म दर किसे कहते हैं आपको पता है, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या है ना, वो जन्म दर कहलाती है। जीवित जन्मों की संख्या, जीवित जन्मों की संख्या। भारत में जन्म दर देखे तो 19.7 है और राजस्थान की देखे तो 23.7 है ना। तो 19.7 है भारत की, तो भारत की कम है और राजस्थान की जन्म दर ज़्यादा है, 23.7 है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य की जन्म दर है वो देश की जन्म दर से कम है, तो कम नहीं होगी, यहाँ पे ज़्यादा है, आप थोड़ा ध्यान रखें। और नेक्स्ट है अपना कार्य भागीदारी दर। कार्य भागीदारी दर क्या होती है आपको पता है क्या, कार्य भागीदारी दर? चलिए मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। कार्य भागीदारी दर होती है कि जैसे 15 साल से लेके 64 साल के आयु वर्ग है, 64 आयु वर्ग है, इसमें जो जिनके पास या तो रोजगार है, ठीक है, या तो रोजगार है या जो रोजगार की तलाश कर रही है, तो वो 15 से 64 आयु वर्ग का जो मतलब चाहता है कि हमें काम करना है, तो वो तो कहलाती है कार्य भागीदारी दर। और एक बात इसमें बता दूं कि इसमें एक तो गृहिणी शामिल नहीं होती है, गृहिणी शामिल नहीं होती। हम स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आप शामिल नहीं होंगे इसमें। और अगर देखिए 64 वर्ष
से अधिक और 15 वर्ष से कम आयु की जो व्यक्ति है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कार्य भागीदारी दर 39.8% है। 39% लोग हैं अपने, और 15 से 64 के बीच के जिनकी कार्य भागीदारी है। और राजस्थान में देखें तो 43.6, यहाँ राजस्थान का आंकड़ा ज़्यादा है भारत से। और ये फेवरेट क्वेश्चन रहा आरपीएससी का, ये पूछ सकती है। पिछली बार 2021 का जो पेपर हुआ था ना, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन कि राज्य में कार्य भागीदारी दर कितनी है, तो 43.6 था। ये सीधा सीधा क्वेश्चन था और ये दोबारा भी पूछ सकती है। ठीक है, पुराने जो क्वेश्चन पेपर होते हैं आरपीएससी के, उसमें रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं कुछ क्वेश्चन, तो वो भी हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे बाद में जब हम करेंगे। एक बार हम ओवरऑल इसकी स्टडी कर लेते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन और बनने वाला था, वो भी देख लेंगे इसमें। ठीक है, अब भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का योगदान देखें हम। भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य का योगदान, अर्थव्यवस्था का आकार देखें जैसे प्रचलित मूल्यों पर, तो अखिल भारतीय स्तर पे ये तो देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। राज्य का भी थोड़ा देख लेंगे, पूछेंगे नहीं खैर। 11.96 लाख करोड़, 11.96 लाख करोड़। ठीक है, भारत के जीडीपी में राज्य का प्रतिशत योगदान, ये सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे आ सकता है प्रीलिम्स में, 5.15% है। ठीक है ना, 5.15 याद कर लीजिए। भारत की जीडीपी में सीधा ही क्वेश्चन आएगा, ये इधर घुमाते नहीं, इसमें घुमाने के चांसेस नहीं है। आरपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगी कि भारत की जीडीपी में राज्य का कितना प्रतिशत योगदान है, 5.15, 4.15, 4.85, इस हिसाब से करके आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि 5.15% योगदान है। अब जीडीपी और जीएसडीपी की विकास दर की हम बात करें तो स्थिर मूल्यों पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जीडीपी की गणना हम स्थिर मूल्यों पर भी करते हैं और प्रचलित मूल्यों पर भी करते हैं। प्रचलित मूल्यों पे भी तो जैसे आज किसी भी वस्तु है या सेवा है, उसके क्या मूल्य हैं, तो उसके हिसाब से तो जीडीपी की गणना की जाती है, वो तो हो गया प्रचलित मूल्यों पे। और स्थिर पर मैं जैसे आपको बता दूं कि जैसे 2011-12 में जैसे यहाँ पे हमको ये एक आधार वर्ष तो लेते हैं ना, तो 11-12 का आधार वर्ष लिया हुआ है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि जीडीपी की विकास दर की गणना करने के लिए आधार वर्ष कौन सा माना गया है, तो 11-12 माना गया है, ये हमें पता हो गया। तो इस 11-12 में किसी वस्तु या सेवा का कितना मूल्य था और उसके हिसाब से मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो वो पता जिससे चलता है वो स्थिर मूल्य पे कहलाता है। इससे हमें पता चल जाता है 11-12 के कि वास्तव में जो हमारा वस्तु या सेवा है उसका उत्पादन ज़्यादा हुआ है या महंगाई ज़्यादा हुई है। जैसे आजकल हमें पता है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा चल रही है, तो रियल में क्या आंकड़ा है उसका हमें पता है, उत्पादन बढ़ा है कि महंगाई बढ़ी है, इसका कुछ पता करने के लिए हमें पता। तो प्रचलित मूल्य में महंगाई शामिल होती है और इसमें महंगाई नहीं शामिल होती। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें तो प्रति व्यक्ति आय सेम बात है, प्रचलित मूल्यों पे भी होती है और स्थिर मूल्यों पे भी होती है। भारत के प्रति व्यक्ति आय तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही करिए। राजस्थान की पूछते हैं, राजस्थान का ये फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का कि यहाँ तो स्थिर मूल्यों पे प्रचलित मूल्यों पे प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, या फिर पूछ लेंगे कि स्थिर मूल्यों पे प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें दोनों की दी हुई है। अभी हम प्रचलित मूल्यों पे देख लेते हैं। 1,35,218 रुपये। आगे रुपये, ये देखो रुपये का साइन है ना, ये नया साइन है, श्री उदय कोटक जी ने डिज़ाइन किया था इसे। चलिए आगे चलते हैं। राजस्थान 1,35,218 प्रचलित मूल्यों पे। प्रति व्यक्ति आय की हम बात करें, प्रति व्यक्ति आय किसको बोलते हैं आपको पता है क्या? कि मान लीजिए ये स्टेट जीडीपी हो गई और ये होगी हमारी पॉपुलेशन। तो जब स्टेट जीडीपी में हमारी राज्य की जो पॉपुलेशन है उसको भाग दिया जाता है, तो उसका क्या है कि जो औसत निकलता है वो प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। यहाँ पे देखिए कि प्रचलित मूल्यों पर 1,35,218 और स्थिर मूल्यों पे हम देखें तो 81,231 है।
1,35,000 कैसे, ये हमें पता है कि प्रचलित मूल्यों पे हमें पता है कि थोड़ा महंगाई है वो भी शामिल हो जाती है, उस हिसाब से ये ज़्यादा आती है, हमेशा ज़्यादा रहेगी ये और ये कम रहेगी। अब गाइज ये डेटा तो हमें याद करना है, जो करना ही है। आरपीसी का ट्रेंड क्या है कि कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि जो आर्थिक समीक्षा है 2022-23 की, उसके अनुसार 2020-21 तक राज्य में प्रति व्यक्ति आय कितनी रही, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये डेटा तो हमें याद करना है, तो करना ही है, ये भी डेटा हमें याद करना। ये तो पूछेगी, तो ऐसे पूछेगी कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार कितनी अग्रिम अनुमानित की गई है प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पे या उस पे प्रचलित मूल्यों पे। और यहाँ पे हम बात करिए तो देखिए चल रहा तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार है, पर अग्रिम अनुमान नहीं है। ये 20-21 में कितनी प्रति व्यक्ति आय राज्य की रही है, तो यहाँ पे 74,000 हो जाएगी। 74,009 है, ये आपको पता ही है। और इसकी हम बात करें तो ये होगी 1,15,933। ठीक है, तो ये दो कहने की बात ये है कि दोनों डेटा आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि अगर इस हिसाब से क्वेश्चन भी आ जाए तो वो भी हम कर सकें। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए स्थिर मूल्यों पे देखिए कि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 2017-18 से स्थिर मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए 76,000 है और यहाँ पे है 74,000। तो निरंतर तो बढ़ती कैसे जा रही है और यहाँ पे 81,000 होगी, तो अगर घटती बढ़ती जा रही है इस हिसाब से स्टेटमेंट आता तो हम इसको सही कर सकते थे। पर आपको पता है कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ये कि 2017-18 से स्थिर मूल्यों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ती जा रही है, तो ये स्टेटमेंट अपना रॉन्ग हो गया। और राइट स्टेटमेंट तो ये होता कि 2017-18 से राज्य की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय निरंतर घटती बढ़ती जा रही है। तो ठीक है, घटती बढ़ती जा रही थी भाई, कब पहले ज़्यादा हो गई, अब कम हो गई, फिर वापस ज़्यादा हो गई। ठीक है, और प्रचलित कीमतों पे आ जाए ना तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 2017-18 से राज्य में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब क्या बोल रही है कि सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों का क्षेत्रवार योगदान। जैसे मैंने बताया था कि आर्थिक समीक्षा में तो देखते ही यही है कि एग्रीकल्चर का कितना प्रोडक्शन हुआ, टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर ने कितना योगदान किया, इंडस्ट्री ने कितना किया, सर्विस ने कितना किया। तो यहाँ पे ये दोनों दिए हुए। 2011-12 मैंने आपको कहा था कि आधार वर्ष है, तो आधार वर्ष होते ही क्या हो जाता है, ये हो गया स्थिर कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर। ठीक है, और ये हो गया प्रचलित, अग्रिम अनुमान बता रहे हैं ना, तो ये हो गया प्रचलित कीमतों पर। गाइस नेक्स्ट स्लाइड में ना हम थोड़ा सा ये भी देख लेंगे, जैसे ये तो नेक्स्ट स्लाइड नहीं, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, ये तो लास्ट स्लाइड है शायद। 2021-22 है ना, जो 2021-22 ये तो है अग्रिम अनुमान। ए का मतलब यहाँ पे देखिए अग्रिम अनुमान। कभी कभी आरपीएससी, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि कभी कभी आरपीएससी ऐसे भी पूछ लेती हैं कि 2021-22 चल रहा है ना, तो 2020-21 में 2020-21 में इसमें जो प्रचलित मूल्यों पे एग्रीकल्चर का कितना योगदान हुआ, तो वो हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम इस पर बात कर लेंगे। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अग्रिम अनुमान कितना है, ये डेटा भी आपको याद रखना है और जो आगे करेंगे वो भी याद रखना है। तो यहाँ पे ये याद रखिए आप कि अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रचलित मूल्यों पर 30.23 है, वो तो हो गया कृषि क्षेत्र, 24.67 हो गया अपना उद्योग, और 45.10 हो गया सेवा क्षेत्र। और इधर स्थिर कीमतों पर देखिए तो 28.56 हो गया कृषि, और उद्योग हो गया 32.69, और जो सेवा क्षेत्र हो गया वो 38.75 हो गया। तो यहाँ पे ये सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जीडीपी में सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान रहा, तो ये भी स्थिर मूल्यों पर या प्रचलित मूल्यों पर किसी पर भी पूछ सकते हैं, वो भी हमें याद रखना चाहिए। और एक जो हमें ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन
कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि स्थिर कीमतों पर राज्य में जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार स्थिर कीमतों पर विभिन्न क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम बताइए जीडीपी में योगदान। तो स्थिर कीमतों पे तो जैसे हमें पता है कि सबसे ज़्यादा सेवा का हुआ, फिर उसके बाद उद्योग का हुआ, और उसके बाद अपने को पता है कि कृषि का हुआ। ठीक है, कृषि का हुआ, ये तीनों हो गए। तो इसके हिसाब से तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, पर यहाँ पे अगर प्रचलित कीमतों पर अगर हम बात करें तो अगर ये आ गया कि घटते क्रम में तीनों क्षेत्रों का योगदान बताइए, तो यहाँ पे पहले सेवा हो गया और फिर उसके बाद में देख लो यहाँ पे कृषि ज़्यादा है, उद्योग से 30% है, तो पहले कृषि आएगी यहाँ पे कृषि आ गई और उसके बाद उद्योग आएगा। तो ये आने की संभावना है, तो ये भी याद रख लेना आप। ठीक है गाइस, आई होप एकदम क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन आपका माइंड में। चलिए गाइस, आज का सेशन तो अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम जो वृहद आर्थिक प्रवृत्तियों का परिदृश्य है राज्य का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे उस पर। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको और भी कुछ इन्फो इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ वगैरह कुछ भी चाहिए होती है तो पायल फाउंडेशन पर आप ज्वाइन कर सकते हैं पायल फाउंडेशन को। इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर पहल जो ऐप है ना, पहल ऐप है, पायल अकेडमी का ऐप है, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, वो डाउनलोड कर लीजिए और इसके साथ ही आपको यूट्यूब पर हमारी फ्री क्लासेस मिलेगी, जैसे करंट अफेयर की करवाई जा रही है हमारी, वो भी मिल जाएगी। इसके साथ 4-5 दिन तक आप जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है उसकी फ्री क्लासेस भी आप देख सकते हैं और उसके बाद अगर आप चाहें तो हमारे पायल जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और www.payalacademy.com पर भी आप जा सकते हैं और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि इतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो आरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको गाइडेंस मिल सके। तो बहुत सारी जैसे लोगों के हमारे पास कॉल्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे मेंस राइटिंग करें। तो गाइस हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सब बताएं जो क्वेरीज आपके मन में उठ रही है। तो आई होप मेरा सेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। थैंक यू सो मच गाइस।